तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि हमने अपने कल के वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर देखा था कि हम नोड जेएस की हेल्प से कैसे हम खुद का अपना वेब सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, हमने बिल्कुल शॉर्ट में देखा था, लेकिन आज हम डिटेल में देखने वाले हैं इसी चीज के साथ कि हम अपना खुद का लोकल डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम एक फॉर्म बनाएंगे सर्वर पर, और जब कोई भी यूजर उस फॉर्म को सबमिट करेगा और उसका डेटा हम अपने पास एक फाइल क्रिएट करेंगे नोड जेएस की हेल्प से। उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप, मतलब वन बाय वन, हम डेटा को सेव करवाते जाएंगे। वो इस तरह हमारा वो एक लोकल डेटाबेस बन जाएगा जिसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप नोड जेएस सीखना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम खुद का लोकल डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मतलब यानी कि एक फाइल बना के, वो भी एफएस मॉड्यूल की हेल्प से, मतलब फाइल सिस्टम मॉड्यूल की हेल्प से हम कैसे फाइल बना के उसके अंदर अपने डेटा को सेव करवा सकते हैं। यूजर साइन अप करता है, यूजर लॉग इन करता है, कुछ भी करता है, जितने भी यूजर आपकी वेबसाइट्स के ऊपर आते हैं, मिलियंस ऑफ बिलियंस यूजर, तो कैसे हम उनका डेटा गेट कर सकते हैं अपने लोकली डेटाबेस के अंदर एक फाइल बना के। तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का टॉपिक है हमारा यही है। तो यहाँ पर आ जाता हूँ वीएस कोड के अंदर। ये कल के वीडियो का कोड है, इसी के आगे से वैसे तो करना है, लेकिन आपको कोई डाउट ना रहे। मैं क्या करूंगा, मैं इस सब को जो है वो डिलीट कर दूंगा और आपको दोबारा से समझाऊंगा। तो यहाँ से मैं इस सब को जो है वो डिलीट कर देता हूँ जिनको नहीं भी पता, और यहाँ से मैं फाइल को सेव भी कर देता हूँ। सही है। तो अब हम पहले सर्वर क्रिएट करेंगे, फिर उसकी हेल्प से हम फाइल सिस्टम मॉड्यूल की हेल्प से फिर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे। फिर हम उसको अपने डेटाबेस से, मतलब हम उसको डेटाबेस की तौर पे लेंगे फाइल को, और उसके अंदर अपना डेटा को सेव करवाते जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें सर्वर क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें एक मॉड्यूल की हेल्प चाहिए होता है। जो मॉड्यूल होता है HTTP, मतलब हमें HTTP सर्वर क्रिएट करना है, तो हमें एक HTTP मॉड्यूल चाहिए होता है। तो मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट HTTP इज इक्वल टू, उसको रिक्वायर कर लूंगा, मतलब अपने पास ले आऊंगा उस मॉड्यूल को। तो रिक्वायर, और यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, HTTP। सही है, HTTP मैंने इसको रिक्वायर कर लिया। अब मैं अपना सर्वर क्रिएट करना चाहता हूं, तो एक मेथड है क्रिएट सर्वर नाम से। तो मैं क्या करूंगा, HTTP डॉट क्रिएट सर्वर। और सर्वर अगर आप क्रिएट करते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं। सही है। सबसे पहला होता है रिक्वेस्ट, और दूसरा होता है रिस्पॉन्स। सर्वर में दो ही चीजें होती हैं, पहला रिक्वेस्ट, दूसरा रिस्पॉन्स। तो कैसे होता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, जैसे यहाँ पर मैं आया गूगल के ऊपर और मैंने बोला www.google.com.pk। तो मैंने इससे क्या किया, मैंने अपने सर्वर से रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे www.google.com.pk ला कर दे दो, और उसने मुझे उसके बदले रिस्पॉन्स दिया। क्या दिया, मुझे गूगल की वेबसाइट ला दी। सही है ना। तो क्या चीजें होती हैं, एक रिक्वेस्ट होता है और दूसरा रिस्पॉन्स होता है। सिर्फ यही दो चीजें होती हैं सर्वर के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर दो पैरामीटर्स ले लूंगा, एक होगा रिक्वेस्ट, दूसरा होगा रिस्पॉन्स, और इसको एक एरो फंक्शन दे दूंगा। तो उसके बाद यहाँ पर मैं इसको एक कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर सेव कर लूंगा, ताकि मुझे मुझे पता चल सके कि ये क्या चीज है। तो मैं इसको एक वेरिएबल दे दूंगा कॉन्स्ट सर्वर नाम से, ताकि मुझे पता चले, कोड भी मेरा अंडरस्टैंडेबल रहे कि ये एक सर्वर है। सही है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमें ये बताना पड़ता है कि हमारा सर्वर कौन सी पोर्ट पर चलेगा। मतलब जैसे लोकल होस्ट होती है, इसी तरह लोकल होस्ट, हम जैसे रिएक्ट चलती है लोकल होस्ट, अगर आपने पढ़ी हो 3000 पर, तो इसी तरह 3001 पर भी चला सकते हैं, 4000 पर भी चला सकते हैं। आप जिस मर्जी नंबर पर चला लें वो चल जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा सर्वर, ये जो मेरा सर्वर है, आपने कौन सी पोर्ट पर चलना है, डॉट लिसन। लिसन करके एक मेथड है जिसके अंदर हम पोर्ट बताते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी के लिए क्या करूंगा, मैं 5000 कर लूंगा। तो ये 5000 पर मैं अपने सर्वर को
स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर फाइल को कर लूंगा सेव। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जल्दी से जो है नोड ऐप डॉट जेएस को रन कर लेता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ, लोकल होस्ट 5000 को ओपन करता हूँ, लोकल होस्ट, और यहाँ पर 3000 नहीं 5000। तो जैसे ही मैंने लोकल होस्ट 5000 किया तो यहाँ पर मैं देखता हूँ नेटवर्क का इशू है आई थिंक। नहीं, नेटवर्क का इशू तो नहीं है, ये इसलिए नहीं चला क्योंकि अभी ना हमने कोई रिक्वेस्ट की है और ना ही कोई रिस्पांस लिया है, सही है, तो ये इसलिए भी नहीं चल रहा। तो मैं क्या करूंगा, एक रिस्पांस बाय डिफॉल्ट पास कर दूंगा कि यूजर, मतलब अगर कोई भी क्लाइंट आता है उसको कुछ भी रिक्वेस्ट करता है, मतलब कुछ भी लिख दे, तो आपने उसको रिस्पांस में अभी के लिए क्या देना है, अभी के लिए आपने उसको रिस्पांस दे देना है रिस्पांस डॉट राइट, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं उसी तरह रिस्पांस डॉट राइट भी होता है कि आपसे अगर सर्वर कोई भी यूजर कोई भी रिक्वेस्ट कर रहा है तो आपने उसको रिस्पांस में दे देना है वेलकम यूजर, मतलब हम उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर वेलकम कर रहे हैं, डेट्स इट। आगे हम लॉजिक्स लगाएंगे और इसको इम्प्रूव करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लें कि ये अभी वेलकम यूजर होगा, जो भी यूजर रिस्पांस करे, सॉरी रिक्वेस्ट करेगा, उसके बदले में इसको क्या रिस्पांस मिलेगा, वेलकम यूजर। और जैसे ही इतना हो जाए, इससे काम नहीं चलेगा, हमें रिस्पांस को एंड भी करना पड़ता है, मतलब रिस्पांस चल गया, रिस्पांस मिल गया, अब रिस्पांस को खत्म कर दो। तो इस तरह एंड नाम का एक मेथड होता है जिसमें हम ये बताते हैं। उसके बाद मैं फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ से दोबारा से रन करके देखता हूँ नोड ऐप डॉट जेएस को, और यहाँ पर लोकल होस्ट 5000 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं 5000 कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेलकम यूजर मेरे पास आ चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा था वेलकम यूजर और मेरे पास वेलकम यूजर आ चुका है। अब मैंने उसको बोला था कि आपसे अगर कोई भी रिस्पांस करे, कोई भी रिक्वेस्ट करे यूजर, तो आपने उसको रिस्पांस में क्या देना है, वेलकम यूजर। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, दोबारा से अगर करूंगा तो मुझे वेलकम यूजर मिल जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि अगर स्लैश है, मतलब यहाँ पर अगर मैं लिखूं इफ, अगर रिक्वेस्ट, ये जो रिक्वेस्ट है मेरी, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, ये वाला यूआरएल की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला यूआरएल, इसके बाद जो भी आएगा स्लैश के बाद, और मतलब स्लैश से लेकर आगे जो भी आएगा उसकी बात कर रहा हूं। अगर रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल अगर सिर्फ स्लैश है, मतलब वो होम पेज पर है, तो आपको उसको क्या दिखाना है, आपको उसको ये चीजें दिखानी है, सही है, ये चीजें आपको दिखानी है, सही है। इतना तो हो गया, इतना तो यहाँ तक तो सबको क्लियर है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद बोलूंगा एल सेफ अगर रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, अगर रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल अगर ट्रिपल इक्वल टू, यहाँ पर क्या टाइप करूं, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, अगर यूजर बोल रहा है कि एरर, अगर लिखता है यूजर एरर, तो आपको उसको क्या मैसेज शो करना है, आपको उसको मैसेज शो करना है रिस्पॉन्स डॉट राइट, राइटेबल नहीं, राइट 404 नॉट फाउंड, सही है, ये वाला एरर आपको शो करना है, 404 नॉट फाउंड, ये आपको एरर शो करना है। तो यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स को एंड भी करना पड़ेगा जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर मैं अब इसको फाइल को सेव करता हूँ और दोबारा से रन कर देता हूँ। ये रन तो आपको बार बार करना पड़ेगा, इसके लिए एक टूल आता है, वो मैं आगे चल के बताऊंगा, जो ऑटोमेटिकली जैसे ही हम फाइल को सेव करते हैं तो ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाती है। तो यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो स्लैश है अभी, यहाँ पर अभी ये है तो इसलिए वो घूम रनिंग में है। तो यहाँ पर मैंने स्लैश पे वेलकम यूजर दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर एरर करता हूँ, एरर, तो अगर एरर किया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ, दोबारा से जो है यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार और यहाँ पर मैं, तो ये अभी रनिंग में है तो मुझे देखना पड़ेगा। तो चलिए अभी आगे चलते हैं और हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल पर काम करते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो सके। ये मुझे पता चल गया ये क्यों नहीं आ रहा, तो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी इसको इग्नोर करें, मैं क्या करता हूँ, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बनाता हूँ जिसमें हम यूजर में एक्चुअल में डेटा गेट करेंगे और अपनी फाइल के अंदर, लोकली फाइल के अंदर उसको सेव कराएंगे स्टेप बाय स्टेप, और फाइल भी हम
क्रिएट नहीं करेंगे, हमारा Node.js हमारा फाइल सिस्टम है, हमें फाइल क्रिएट करके देगा। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से तो इसको एक बार दोबारा रन कर लेता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि अभी वेलकम यूजर हमें नजर आए। उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, एल से इसको अभी लिखे रहने देता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल अगर ट्रिपल इक्वल टू स्लैश फॉर्म है, वो मुझे पता चल गया वो एरर क्यों आ रहा था। हमने क्या किया था, हमने स्लैश नहीं लिखा था, क्योंकि स्लैश लोकल होस्ट के बाद वो डायरेक्टली एरर को देख रहा था, क्योंकि बीच में स्लैश भी है इसलिए स्लैश भी आना था। तो यहाँ पर 404 नॉट फाउंड अब आ जाएगा मेरे पास। मैं यहाँ पर नोड ऐप डॉट जेएस करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं स्लैश एरर लिखूंगा तो मेरे पास मैसेज आ जाएगा 404 नॉट फाउंड। तो देखा आपने। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर करूँ एल सेफ, जो यहाँ पर इसी को पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर अगर मेरे पास स्लैश फॉर्म है, सही है, अगर मेरे पास यूजर ने रिक्वेस्ट कर दी फॉर्म चाहिए मुझे, कौन सा फॉर्म, साइन अप फॉर्म, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर साइन अप फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यूजर साइन अप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्या क्या होगा, क्या क्या हो सकता है साइन अप के अंदर। तो सबसे पहले रिस्पॉन्स डॉट राइट करना पड़ेगा, सही है, रिस्पॉन्स डॉट राइट, क्या राइट करना पड़ेगा, मुझे एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, फॉर्म जिसके अंदर सबसे पहले लेबल होगा। तो लेबल डाल देते हैं और लेबल के अंदर मैं लिख देता हूँ यूजर नेम, यूजर नेम और पासवर्ड की फील्ड रखूंगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं रखूंगा ज्यादा, क्योंकि मैं फॉर्म को ज्यादा भी लंबा नहीं करना चाहता। अगर मैं एक फील्ड से भी आपको समझा दूंगा, बाकी की फील्ड्स आप खुद क्रिएट कर सकते हैं और उसका डेटा भी गेट कर सकते हैं। तो मैं फिर भी आपको दो फील्ड के साथ समझाऊंगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। उसके बाद यहाँ पर मैं एक इनपुट ले लूंगा, इनपुट, उसके बाद इसको एक नेम दूंगा, ये आपको आगे जाके पता चल जाएगा कि नेम मैं क्यों दे रहा हूँ। नेम में लूंगा यूजर नेम, उसके बाद इसको और कुछ भी नहीं देने की जरूरत। उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेक लगेगा, फिर उसके बाद एक और लेबल आएगा जिसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, पासवर्ड होगा हमारा, पासवर्ड, फिर एक ब्रेक लगा देता हूँ लेबल के बाद और उसके बाद एक मैं इनपुट ले लेता हूँ। तो यहाँ पर ब्रेक आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पर एक इनपुट आएगा और इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा पासवर्ड, क्योंकि हम पासवर्ड रखेंगे इसमें, नेम इज इक्वल्स टू पासवर्ड। तो यहाँ पर पासवर्ड आ गया और इसके बाद मैं लास्ट में जो है वो एक बटन भी ले लूंगा। तो यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं एक बटन ले लेता हूँ। इसकी बाय डिफॉल्ट टाइप जो है वो सबमिट ही होगी, तो हमें टाइप लिखने की नीड भी नहीं है। तो यहाँ पर सबमिट ले लिया। अब मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो होम पर आ जाऊंगा, सही है। तो यहाँ पर मेरा फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। अब आपको पता है रिस्पॉन्स को हमें एंड भी करना पड़ता है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट एंड और फाइल को करूंगा सेव। दोबारा से चलाऊंगा नोड ऐप डॉट जेएस और अगर मैं स्लैश फॉर्म करता हूं, अब स्लैश फॉर्म, तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा। मैं देख लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ से इसको हटाता हूँ। क्या मैंने स्लैश डाला है अभी? तो अच्छा, साइन अप फॉर्म है, फॉर्म नहीं है, स्लैश साइन अप फॉर्म है, तो मुझे दोबारा से जो है उसको लिखना पड़ेगा। स्लैश साइन अप फॉर्म अगर मैं करूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास पूरा का पूरा टेक्स्ट प्रिंट हो गया जो मैंने यहाँ पर लिखा था। यहाँ पर जो मैंने जो भी लिखा था रिस्पॉन्स डॉट राइट में, वो तो जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में टेक्स्ट प्रिंट हो जाता है, ये तो उसी तरह ही काम कर रहा है रिस्पॉन्स डॉट राइट। लेकिन मैं तो ऐसा नहीं चाहता था, मैं तो चाहता था कि यूजर जैसे रिक्वेस्ट करे साइन अप फॉर्म की तो उसको मैं एक फॉर्म दिखा दूं, HTML फॉर्म। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, वह हमारे पास एक मेथड होता है, रिक्वेस्ट डॉट सेट हेडर्स, सेट हेडर, सॉरी रिक्वेस्ट डॉट नहीं, रिस्पॉन्स डॉट सेट हेडर। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कंटेंट टाइप बताऊंगा। कंटेंट टाइप क्या होना चाहिए, मेरा जो मैं कंटेंट डाल रहा हूँ उसका टाइप क्या होगा, उसका टाइप मैं बता दूंगा, टेक्स्ट होगा और HTML टेक्स्ट होगा। ये मैं बेसिकली ब्राउजर को समझा रहा हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट होने वाला है वो HTML फॉर्म के तौर पर, HTML के तौर पर होने वाला है। आपने उसको टेक्स्ट नहीं लेना, सिर्फ HTML टेक्स्ट लेना है। तो यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूंगा अगर, तो यहाँ पर मेरे पास दो फील्ड्स आ जाएंगी, एक यूजर नेम की, एक पासवर्ड की,
और यहाँ पर सबमिट का बटन आ जाएगा। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो ऑटो कंप्लीट को ऑफ करूंगा। यहाँ पर ऑटो कंप्लीट यहाँ पर ऑफ करूंगा और यहाँ से इसको कॉपी करूंगा, इसको मैं यहाँ पर भी डालूंगा दूसरे इनपुट के अंदर। और मैं एक ब्रेक भी लगाना चाहूंगा किसके बाद, इनपुट के बाद, ताकि बटन नीचे आ सके। तो यहाँ पर मैं एक ब्रेक लगा दूंगा, फाइल को करता हूँ सेव, दोबारा से जो है वो इसको रन करता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास अब किस तरीके से आ रहा है। तो मेरे पास जो है वो सजेशन देना भी उसने बंद कर दिए और यहाँ पर बटन भी नीचे आ चुका है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, जूम इन। तो यहाँ पर सॉरी, जूम आउट कर लिया मैंने और यहाँ पर जो है वो अब इसको फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब क्लियर नजर आ रहा है सबको, सही है। तो अब यहाँ पर जो है साइन अप फॉर्म हो गया हमारा। अब मैं चाहूंगा कि इसको सबमिट करने पर मुझे डेटा मिल सके, सही है। डेटा कहाँ पर मिल सके वो देखें, अभी रनिंग में चला गया। तो डेटा मुझे सबमिट, अगर स्लैश सबमिट है इधर, तो मुझे डेटा मिल सके कहाँ पर, कंसोल में, ब्राउजर के कंसोल में नहीं, टर्मिनल के कंसोल में, सर्वर के कंसोल में, ताकि मैं डेटा को अपने पास गेट कर सकूं, यूजर को नजर नहीं आएगा वो डेटा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अगर फॉर्म के अंदर दो चीजें आती हैं, सबसे पहले एक्शन, दूसरा मेथड। तो यहाँ पर एक्शन बताना पड़ेगा, स्लैश सबमिट पर जैसी होगा तो मेरा फॉर्म सबमिट होने वाला है। और यहाँ पर मैं मेथड बता देता हूँ, मेथड हमारा रहेगा पोस्ट, सही है। तो अगर आपको नहीं पता ये क्या है तो आप वीडियोस देख सकते हैं मेरे पिछले। तो यहाँ पर मैं एक्शन और सबमिट लिख सकता हूँ और उसके बाद मैं कंडीशन लगाऊंगा एल से, अगर रिक्वेस्ट.यूआरएल अगर इक्वल टू स्लैश सबमिट है, तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो सिंपल एक एम्प्टी वेरिएबल क्रिएट करना है, लेट डेटा इज इक्वल टू खाली एम्प्टी स्ट्रिंग। अब ये एम्प्टी स्ट्रिंग क्यों क्रिएट किया, ये मैंने इसलिए क्रिएट किया ताकि मैं अपने डेटा को बाद में इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकूं टेक्स्ट के तौर पर, इसलिए मैंने स्ट्रिंग के तौर पर सेव करा सकूं। तो इसलिए मैंने इस तरीके से डेटा लिया, एम्प्टी एक वेरिएबल लिया। डेटा बेसिकली अभी कुछ भी नहीं है, डेटा एक वेरिएबल है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक मेथड आता है रिक्वेस्ट डॉट ऑन करके, सही है, रिक्वेस्ट डॉट ऑन, जिसके अंदर हमारा सबसे पहले तो डेटा होगा, डेटा आने वाला है ना। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक पैरामीटर आता है और ये एक एरो फंक्शन लेता है, सही है। अब पैरामीटर्स में क्या आएगा, पैरामीटर्स में हमारे पास आता है चंक। अब ये चंक क्या होता है, चंक बेसिकली हमारा डेटा होता है। यहाँ पर हमारा डेटा ही आता है, तो यहाँ पर मैं अगर चंक लिखूंगा तो मुझे इस चंक के अंदर डेटा मिल जाएगा। बेसिकली चंक उसे कहते हैं जो हमारा डेटा के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसको हम चंक कहते हैं, सही है। तो ये आप समझ लें ये हमारा डेटा है। तो अगर मैं अभी यहाँ पर करूंगा console डॉट लॉग, यहाँ पर console डॉट लॉग, और यहाँ पर अभी मैं क्या करूंगा, बल्कि यहाँ पर मैं कंसोल लॉग नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं इस डेटा में जो है, ये जो डेटा है मेरा वेरिएबल, इसमें मैं ऐड करूंगा किसको, चंक को, ताकि मेरे ये जो एम्प्टी वैल्यू थी, इस ये जो एम्प्टी डेटा था, इसमें मेरा जो सारा डेटा है रियल में वो ऐड हो जाए, जो हमें इस मेथड की हेल्प से मिल रहा है, सही है। उसी तरह अब हमारे पास एक और मेथड होता है रिक्वेस्ट डॉट ऑन, जिसको हम एंड भी करते हैं, जैसे हर चीज को हम एंड कर रहे हैं इसी तरह इसको भी एंड करेंगे। तो यहाँ पर एंड होगा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर जो है तो फंक्शन आ जाएगा और यहाँ पर मैं अब क्या करूंगा, लॉक करूंगा किसको, डेटा को। तो यहाँ पर मैं डेटा को लॉक कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मुझे डेटा मिल भी रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से करता हूँ, दोबारा से मैंने रन किया फाइल को, अब यहाँ पर मैं साइन अप फॉर्म पर क्लिक किया। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं कोई भी पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड की टाइप हमें बतानी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम देख रहे हैं। तो सबमिट पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखता हूँ क्या मुझे डेटा मिला। तो आप देख सकते हैं हमें कंसोल के ऊपर
यहाँ पर डेटा मिल चुका है, यहाँ पर यूजर नेम इज इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड इज इक्वल टू दिस। तो आपने देखा हमें टेक्स्ट की फॉर्म में जो है वो डेटा मिल रहा है अभी। तो हमें और क्या चाहिए, हमें अब क्या करना है, सिंपल एक फाइल क्रिएट करनी है एफएस मॉड्यूल की हेल्प से, और उसके अंदर ये वाला डेटा स्टेप बाय स्टेप सेव करना है। तो हमारा लोकली डेटा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, एक फाइल क्रिएट करूंगा। कैसे? खुद क्रिएट नहीं करूंगा, एफएस मॉड्यूल मतलब फाइल सिस्टम जो हमें बिल्ट इन मॉड्यूल प्रोवाइड करता है नोड जेएस। जैसे हमें एचटीटीपी प्रोवाइड किया, जैसे हमने इसको रिक्वायर किया, इसी तरह एफएस को भी रिक्वायर कर लेते हैं, रिक्वायर। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एफएस एफएस। उसके बाद यहाँ पर इसके साथ पाथ भी आता है। पाथ हम खुद भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमें फाइल कहाँ पर क्रिएट करनी है, लेकिन इसके साथ एक बिल्ट इन मॉड्यूल है पाथ नाम से, जिससे हमें इजीली हो जाती है। अगर हम खुद करने बैठ जाएंगे तो हम उसमें गड़बड़ कर सकते हैं कि भाई पाथ जो है वो हम अक्सर जो है वो हमसे गलती हो सकती है, स्लैश फॉरवर्ड स्लैश आना था, डॉट फॉरवर्ड स्लैश आना था, या डबल डॉट आना था। तो इसमें गलती हो सकती है, तो हम क्या करते हैं, इसका बिल्ट इन मॉड्यूल यूज करते हैं जिसकी हेल्प से हम इजीली पाथ क्रिएट कर सकते हैं। तो फाइल को करता हूँ सेव। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले पाथ बना लेता हूँ। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लूंगा जिसके अंदर लिखूंगा फाइल पाथ। मेरा जो फाइल का पाथ है वो क्या होगा, इज इक्वल टू पाथ पाथ डॉट ज्वाइन, मतलब इसको ज्वाइन करो जो हमारा पाथ है, और उसको कहाँ पर जो है वो सेव करना है, डायरेक्टरी नेम। मतलब इसी डायरेक्टरी के अंदर जहां पर अभी मैं हूँ, इसी डायरेक्टरी के अंदर आपने एक फाइल को क्रिएट करना है, जिस फाइल का नाम होगा फॉर्म डेटा डॉट टी एक्स टी। HTML फाइल क्रिएट नहीं कर रहा, CSS फाइल क्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि TXT फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, स्ट्रिंग के तौर पे मैं डेटा को सेव करवा सकूं। तो मैं यहाँ पर HTML फाइल भी क्रिएट कर सकता था, मैं CSS भी क्रिएट कर सकता था, लेकिन अभी मैं TXT फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा फाइल का पाथ जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल कंसोल लॉग की जगह मैं बेसिक रियल में जो है वो एक फाइल क्रिएट करूंगा। यहाँ पर लिखूंगा fs डॉट राइट फाइल, मतलब ये फाइल क्रिएट हो रही है। अभी हम सिंक्रोनस वाले नहीं देख रहे हैं, वो भी सीखेंगे बाद में, लेकिन अभी राइट फाइल लिखा। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास आएगा सबसे पहले फाइल का पाथ, फाइल पाथ। और दूसरे पैरामीटर में क्या आएगा, जो मेरा एक्चुअल में डेटा है वो मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पर मुझे डेटा भी मिल गया और मेरा फाइल का पाथ भी मिल गया। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, इस तरीके से हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं देखूँ, तो अगर मैं लॉग करना चाहूँ डेटा को तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं लॉग करूँगा डेटा, फाइल को करता हूँ सेव, और आपको दिखाता हूँ दोबारा से रन करके। इसको मैं यहाँ पर कंट्रोल सी नोड ऐप डॉट जेएस, कंट्रोल सी, ओके। अब जो है हमारी फाइल रन हो गई है। मैं यहाँ पर दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, कंटिन्यू, और यहाँ पर अभी स्लैश सबमिट पर नहीं आना, हम जो है एम्प्टी पर आ जाते हैं। तो यहाँ से इसको बंद करता हूँ और यहाँ से जो है इसको खोल लेता हूँ और यहाँ पर इसको रख देता हूँ। तो अब मैं आ जाऊंगा साइन अप फॉर्म पे। यहाँ पर साइन अप फॉर्म, साइन अप फॉर्म हमारा किधर है, ये रहा हमारा साइन अप फॉर्म। अब यहाँ पर जैसे मैं कुछ भी टाइप कर लेता हूँ और यहाँ पर भी कुछ भी टाइप कर देता हूँ और सबमिट पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यूजर नेम जो है हमारा आ चुका है, ये वाला यूजर नेम, और पासवर्ड भी हमारा आ चुका है। क्या फाइल क्रिएट हुई? जी हाँ, फाइल भी क्रिएट हो चुकी है और उसके अंदर भी हमारा डेटा क्रिएट हो चुका है। यही तो हमें चाहिए था। लेकिन अब एक मसला है यहाँ पर, अब एक मसला यहाँ पर है कि हम जब जब डेटा क्रिएट कर रहे हैं, सबमिट पर क्लिक कर रहे हैं, तो वो उस डेटा को ओवरराइट कर रहा है। मतलब अब हमारे पास एक यूजर आया, उसने साइन अप किया, उसका डेटा हमें अपनी फॉर्म डेटा डॉट टी फाइल में मिल गया। अब दूसरा यूजर आएगा हमारी वेबसाइट पर, वो साइन अप करेगा, उसका डेटा हमें अपने फॉर्म डेटा डॉट टी में तो मिल जाएगा, लेकिन वो जो प्रीवियस यूजर था उसके डेटा को ओवरराइट कर देगा। मतलब उसके डेटा को हटा देगा और उसके बदले दूसरे यूजर का डेटा आ जाएगा। लेकिन ये तो हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप अलग अलग लाइन में डेटा क्रिएट होता रहे यूजर्स का। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं क्या एक काम करूंगा, fs डॉट रीड फाइल करके एक मेथड होता है जिसमें हम
डेटा को रीड करते हैं, उसके बाद उसमें ऐड करवाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक और fs.read फाइल करके मेथड है, fs.read फाइल। तो अगर आप भूल जाए ना कभी कभी, तो जैसे अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि समझ लें कि इसके पैरामीटर्स में क्या क्या आना है, तो अगर आप भूल जाते हैं तो आपको कुछ भी रटना नहीं है, आपको सिंपल यहाँ पर आना है गूगल क्रोम पर, सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद है। तो आपको सिंपल क्या करना है, fs.read फाइल जैसे अब मैंने लिखा, तो यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है तो इसलिए टाइम ले रहा है, तो यहाँ पर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है और आपको जो है मिल जाएगा। देखें, अब demo.txt मतलब सबसे पहले जो है यहाँ पर फाइल का नाम आने वाला है, सही है। तो यहाँ पर सबसे पहले फाइल का नाम डाल देता हूँ जो मेरा फॉर्म डेटा डॉट टी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है UTF-8, मतलब हमारे पास आता है एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या होता है, बेसिकली हमें जो डेटा मिलता है ना रीड फाइल की हेल्प से, वो बफर डेटा मिलता है, मतलब वो रीड नहीं कर सकता बंदा सही से, तो उसको सही करने के लिए हमारे पास एक ये एनकोडिंग होता है। ये आपको लिखना ही पड़ेगा हर बार, ये आप इसको याद कर लें, UTF-8, सही है। इसके बजाय एक और भी मेथड होता है, लेकिन ये ज्यादा आसान है, तो आप इसको मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप यही लिखें, UTF-8। उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन आ जाएगा, एरो फंक्शन, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एरर होता है और दूसरे नंबर पर हमारे पास डेटा होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एरर और डेटा लिख दूंगा और यहाँ पर इसको इस तरीके से कर लूंगा, और ये जो राइट फाइल है इसको मैं उठा के कहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पर पेस्ट करूंगा। और यहाँ पर अब मैं इसको बोलूंगा, ये जो मेरा डेटा है यहाँ पर बेसिकली, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं ओल्ड डेटा लिख देता हूँ, ताकि जो हमारा प्रीवियस डेटा है उसमें हम नए डेटा को ऐड कर सकें। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा ओल्ड डेटा, सही है। और यहाँ पर मैं एक कांस्टेंट बनाऊंगा, कांस्टेंट मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑल डेटा, मतलब अब हमें सारा का सारा डेटा इस वेरिएबल के अंदर मिलेगा। तो मैं लिखूंगा ऑल डेटा, ओल्ड डेटा पुराना डेटा, प्लस प्लस, और यहाँ पर मैं फॉर बैकवर्ड स्लैश और एन यूज अगर करूंगा तो मेरे एक इंटर आ जाएगा। इंटर मतलब अगर मैं इस तरीके से ना करूँ ना, तो मेरा अगला डेटा इसी लाइन के अंदर आगे आगे आता रहेगा। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि अगली अगली लाइन में है। तो उसके बाद एक ब्रेक आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर मेरा जो डेटा है एक्सेल में वो आ जाएगा डेटा। तो यहाँ पर अब मुझे यहाँ पर ये वाला डेटा आ जाएगा, उसमें डेटा ऐड होता रहेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर अब डेटा की जगह जो है वो ऑल डेटा को प्रिंट कर देता हूँ और यहाँ पर भी ऑल डेटा आ जाएगा। और अब मैं अगर आपको दिखाऊं, मैं चाहता हूं कि जैसे यूजर सबमिट करे तो उसको क्या मिले, यहाँ पर रिक्वेस्ट और रिस्पांस मिले। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट रिस्पांस में क्या देता हूँ, रिस्पांस डॉट राइट, यहाँ पर उसको मैसेज शो कर देता हूँ कि फॉर्म सबमिट, या साइन अप सक्सेसफुली लिख देता हूँ, साइन अप सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पर रिस्पांस को एंड भी करना पड़ेगा, रिस्पांस डॉट एंड, और यहाँ पर फाइल को कर देता हूँ सेव। और यहाँ पर अब मैं आपको अगर दिखाऊं, तो यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ फाइल को और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं जल्दी से अपने फॉर्म सबमिट पर आ जाता हूँ, यहाँ पर साइन अप फॉर्म पर, और यहाँ पर जल्दी से कुछ भी टाइप करता हूँ और यहाँ पर सबमिट करता हूँ, तो साइन अप सक्सेसफुली आ गया और यहाँ पर फॉर्म डेटा डॉट टी में आ गया। तो आप देख सकते हैं कि अब जो भी डेटा है वो हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पर अब मैं दोबारा से कोई डेटा और ऐड करता हूँ, साइन अप फॉर्म, और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि डेटा मिल रहा है। अब मैं ज़्यादा थोड़ा ऐड करता हूँ ताकि आपको लगे ना कि सेम डेटा है। सबमिट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि डेटा मुझे मिल रहा है। तो आपने देखा, हमने अपना लोकल डेटाबेस क्रिएट किया। अब जितने भी यूजर आएंगे सबका डेटा हमें एक एक करके यहाँ पर मिलने वाला है, उसकी ईमेल और पासवर्ड। आप चाहें और भी फील्ड उसकी ले सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो हेल्पफुल था। अगर आप नोड.जेएस माइंड डेवलपर बनना चाह रहे हैं तो आपको ये छोटी सी चीज के बारे में पता होना चाहिए था। आगे हम और चीजें पढ़ने वाले हैं नोड.जेएस के बारे में, तो और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ मैं लाता रहूंगा चीजों को, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे और नोड.जेएस आपको जो है अच्छे तरीके से समझ में आए। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।
वीडियो हेल्पफुल था तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।